Hello guys, welcome back to my channel. This is Trishta and today I'll continue about my glossary series for ecology, CSI Net Life Sciences examination. So let's start. सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, जैसे कि कोई बैरन लैंड है जहाँ पे कभी कोई प्लांट्स ग्रो नहीं किए हैं, कोई भी स्पीशीज़ वहाँ नहीं रहती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉरेस्ट है जहाँ पे पूरा आग लग गई है और वहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी वेजिटेशन, सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो जो फर्स्ट कम्युनिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है उन्हें हम क्या कहते हैं, पायनियर कम्युनिटीज़। वेयर एज जो लास्ट स्टेबल कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे बिग ट्रीज़ हो गए जैसे कि, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े श्रब्स हो गए, तो उन्हें हम कहेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो कि स्टेबल होती हैं और बहुत रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो पाइनियर कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि कोई भी रॉक हो गई तो वहाँ पे सबसे पहले लाइकेंस वगैरह ग्रो करते हैं, उसको वेदर करते हैं रॉक्स को, और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पाइनियर कम्युनिटीज़ फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ग्रासेस वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी फॉरेस्ट में या किसी लैंड पर, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, सबसे पहले ग्रासेस सारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो ग्रासेस पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लेकिन वो तेज़ी से तुरंत ग्रो भी कर जाएंगी। लेकिन यही अगर बड़े ट्रीज़ में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया है तो जल्दी, तो पहली बात तो डिस्टर्बेंस जल्दी उनमें होगा नहीं, अगर हो भी रहा है तो एकदम से उनकी नंबर ड्रॉप हो जाएगी और उनके उसके बाद उसका दोबारा से उसी तरह से ग्रो करने में बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि जो पाइनियर कम्युनिटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्रासेस है, तो वो रेजिलिएंट होती है, जल्दी से ग्रो करने की उनकी जो एबिलिटी होती है वो ट्रीज से ज़्यादा होती है। वेरस जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है जैसे कि बिग ट्रीज हो गए, तो वो रेजिस्टेंट होती हैं डिस्टर्बेंस को, या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं उनको आसानी से टॉलरेट कर सकती हैं, और अगर नहीं कर पा रही है, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो वापस से उनको इस्टेब्लिश होने में, उसी तरह बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वो रेजिस्टेंट होती हैं। सेकेंड चीज़, क्लच साइज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ एग्स बर्ड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि बर्ड्स को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं और बहुत कम नंबर में भी एग्स वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं, वो एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ एग्स प्रोड्यूस करती हैं। तो डेविड लैक ने यही कहा था, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि बर्ड्स जो होती हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ एग्स को प्रोड्यूस करती हैं रादर देन प्रोड्यूसिंग सिंगल लार्ज एग। ठीक है, उसी को वो फीड करती हैं और उसी को अपने जनरेशन को बनाए रखने के लिए उनको ग्रो करती हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस का ग्राफ देखें अगर, तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंट स्पीशीज़ को डिनोट कर रही है, और जो रेड डॉटेड लाइन जो है वो रेजिलियंट स्पीशीज़ का शो कर रही है। पहली बात तो यहाँ पे देखिए डिस्टर्बेंस का इफेक्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंट कम्युनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस का इफेक्ट पड़ भी गया तो क्या हो रहा है कि एकदम से उनके नंबर ड्रॉप हो गई और उसके बाद स्टेबल फिर से वो वापस से नहीं बन पा रही हैं। लेकिन यही ग्रासेस के अगर देखें, ग्रासेस में डिस्टर्बेंस हुआ, तुरंत नंबर ड्रॉप हो गया उनका, बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फिर वापस से वो ग्रो कितनी तेज़ी से की है। देखिए ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती है, तो ग्राफ बनाकर भी CSIR एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो ग्राफ में देख सकते हैं कि रेजिलिएंट कौन ज़्यादा है, ग्रासेस ज़्यादा रेजिलिएंट है क्योंकि वो तेज़ी से अपने को खुद इस्टेब्लिश कर ले रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम बिग ट्रीज़ की बात करें तो वो देख लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंट ज़्यादा है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की। पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, सेम स्पीशीज़ के होते हैं, ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट पॉपुलेशन की क्या होती है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक एक ऑर्गेनिज्म मिलकर ही तो एक पूरी पॉपुलेशन बना रहे हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है तो एक ही स्पीशीज़ के लोग हैं, ह्यूमन ही ह्यूमन है, लेकिन एक अगर अल्टीमेट यूनिट देखें, इंडिविजुअल यूनिट देखें, तो कौन है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। अगर हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो एक सर्टेन मतलब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रेंज पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उन्हें हम पूरा आपस में पॉपुलेशन कह रहे हैं। एक सर्टेन जियोग्राफिकल रेंज पर पॉपुलेशन सिचुएटेड रहेंगी।
Within the geographical range of a species, individuals are not equally distributed in all regions but are subdivided into local populations called demes. ठीक है, तो अगर हम पूरी जियोग्राफिकल पूरे ग्लोब को अगर हम देखें तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करें तो ऐसा तो होता नहीं है कि ह्यूमन पॉपुलेशन किसी एक जगह पे कन्फाइंड हो या फिर एक ही जगह पे सिचुएटेड हो, क्लम्प्ड फॉर्म में हो. वो तो इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है वो पूरा अलग अलग एरियाज़ में फैली हुई है और अलग अलग मतलब सब डिवाइडेड लोकल पॉपुलेशंस में, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, डीम्स कह रहे हैं. डीम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है. विच आर ग्रुप ऑफ इनब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो पॉपुलेशंस क्या हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड वाला इंडिया में आके मतलब शादी नहीं कर सकता या फिर उनके मतलब कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ आके इनब्रीडिंग नहीं कर सकता. ठीक है, ऐसा तो है नहीं. सब इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो इस दैट्स वाई डीम्स कैन इंटरब्रीड. ठीक है, द स्मॉलेस्ट कलेक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट और एनिमल पॉपुलेशन. किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट कलेक्टिव यूनिट होती है वो डीम होती है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डीम 1 है एंड यहाँ पे डीम 2 है. तो देख सकते हैं पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे जियोग्राफिकल रेंज पर. ग्लोब में देखें तो जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है. तो ऐसा तो है नहीं किसी एक ही जगह पे सिचुएटेड है. तो इन्हीं लोकल पॉपुलेशंस को हम आपस में क्या कह रहे हैं, डीम्स. Population are found as patches called demes because the availability of resources are not uniform in all regions. Obviously जो resources हैं जैसे कि food हो गया, space हो गया, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हमें proper amount में food भी मिल रहा है, space भी मिल रहा है, हम हर जगह अपना occupy कर लें space. forest भी होते हैं, animals के लिए भी space होते हैं. हाँ, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि resources की availability अलग अलग होती है, तो population का distribution भी अलग अलग होता है. तो population किस फॉर्म में मिलेंगी, पैचेस के फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं. इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मूव एंड ब्रीड इन डिफरेंट डीम्स, सो दे हैव कॉमन जीन पूल. पॉपुलेशन का क्या होता है, जो डीम्स होती हैं, जो लोकल पॉपुलेशन होती हैं, वो आपस में इनब्रीडिंग कर रही हैं. तो इनब्रीडिंग की वजह से जो उनका जीन पूल होता है वो कॉमन ही होता है. ऐसा है नहीं कि इनका हमारा सेपरेट जीन पूल है और कोई अलग डीम है उसका कोई सेपरेट जीन पूल है. कॉमन जीन पूल होता है हमारा. When demes are connected with each other through movement, then it is known as metapopulation. Obviously, demes आपस में interconnected अगर हैं तो अगर वो आपस में movement perform करेंगे, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे metapopulation. क्लियर है. फिर आता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. सबसे पहले यहाँ पे एक एस्पेक्ट देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का. मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और पॉपुलेशन बायोमास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन द सेंस हम पॉपुलेशन साइज भी बोल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ट्रीज़ पर एकड़, इस एकड़ में कितने ट्रीज़ हैं. 2 मिलियन डाइटम्स पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, कोई ऐसी यूनिट पर्टिकुलर यूनिट नहीं है कि आप इसी यूनिट में बताओ, किसी भी यूनिट में बताओ. जैसे यहाँ पे क्यूबिक मीटर में बता रहे हैं, यहाँ एकर्स में बता रहे हैं, यहाँ पॉइंट्स में बता रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कन्फाइंड एरिया क्या है उसका. अब बात करते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं जैसे कि क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी. क्रूड डेंसिटी क्या होती है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ बायोमास पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस. अगर पूरा स्पेस को काउंट कर लें, पूरे टोटल स्पेस में कितने इंडिविजुअल्स हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रूड डेंसिटी. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी अगर हम पूछें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और बायोमास पर यूनिट ऑफ हैबिटेट स्पेस, कितना हैबिटेट उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो पूरे हैबिटेट का स्पेस में कितने इंडिविजुअल्स हैं वो अगर हम बताएं तो वो कि स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक एरिया में आप बता रहे हैं ना, उनके हैबिटेट में बता रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी हो गई. नेक्स्ट इज डेंसिटी का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं. टोटल काउंट कर लीजिए, काउंट द ऑर्गेनिजम्स टू काउंट द डेंसिटी. एक ये मेथड हो गया. जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस, जैसे कि आता नहीं है 2011 ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस. हाँ, इस तरह से हम पॉपुलेशन को सिंपली काउंट कर लें. दूसरा है सैम्पलिंग मेथड्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ क्वाड्रेट्स फॉर सेसाइल ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स मूवमेंट तो परफॉर्म कर नहीं सकते, एक ही जगह पे सिचुएटेड है. तो आपने कई बार एमएससी में भी लोग करते हैं स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट. क्वाड्रेट मिलता है, लकड़ी का भी हो सकता है और भी किसी मटेरियल का हो सकता है, तो हम उसको थ्रो करते थे फील्ड में. तो जितने भी एरिया, जितने भी प्लांट्स उस क्वाड्रेट में मतलब स्क्वायर शेप में होता है, उसमें जितने भी प्लांट्स आ गए उनको हम, उनके स्पीशीज़ को हम कॉपी में नोट डाउन कर लेते थे. तो वो एक तरीका होता था यूज़ ऑफ क्वाड्रेट्स. ठीक है, फॉर सेसाइल एनिमल्स लाइक प्लांट्स. ऐसे भी हम इंडिविजुअल्स को काउंट कर सकते हैं.
फिर है दूसरी टेक्निक है कैप्चर मार्क एंड रिकैप्चर मेथड और लिंकन इंडेक्स फॉर मूवेबल ऑर्गेनिजम्स। तो अगर जो ऑर्गेनिजम्स मूव कर रहे हैं उन पे तो हम क्वाड्रेट फेंकेंगे नहीं कि हम और क्वाड्रेट फेंक दें उनको काउंट कर लें। उनके लिए हम कैप्चर करते हैं, उनको मार्क करते हैं, कोई टैगिंग लगा दिया या कोई ऐसी चीज़ उनके ऊपर मार्किंग कर दी गई जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि इसको तो हम पकड़ चुके हैं, एक बार काउंट कर चुके हैं, इसको दोबारा काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो कैप्चर मार्क एंड रिकैप्चर मेथड के थ्रू हम इंडिविजुअल्स को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यूज़ ऑफ क्वाड्रेट्स की बात करें तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, डिवाइड द एरिया ऑफ स्टडी इनटू सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं इन विच दे काउंट एनिमल्स और प्लांट्स ऑफ कंसर्न इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर, यूजुअली काउंटिंग इंडिविजुअल्स इन ओनली अ सबसेट और सैम्पल ऑफ द सब यूनिट्स। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो कि ससाइल हैं, मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको हम काउंट करके नोट डाउन कर लेते हैं। और रिपीटिशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो रहा है तो हम उनको मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स इस पूरे पॉपुलेशन में हो सकते हैं। फ्रॉम दीज डेटा दे डिटर्मिन द मीन डेंसिटी। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है कि मीन डेंसिटी हम उसकी निकालते हैं ऑफ द यूनिट सैम्पल्ड। मल्टीप्लाइंग द मीन वैल्यू बाय द टोटल एरिया प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन साइज। एग्जैक्टली तो नहीं आ पाएगी लेकिन एक मतलब रॉ आपको पॉपुलेशन साइज़ आपकी पता चल जाएगी अगर हम पूरी जो मीन वैल्यू उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। फिर है कैप्चर मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। इससे न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं CSI नेट लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे एनिमल्स के लिए अगर हम कोई टेक्निक वाइडली यूज़ करते हैं तो वो यही है। कैप्चर में क्या करते हैं, सबसे पहले कैप्चर करते हैं उनको, एनिमल्स को हम ट्रैप करते हैं, उनकी मार्किंग करते हैं, फिर उनको रिलीज़ कर देते हैं पॉपुलेशन में। दोबारा हम रिकैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं, मार्किंग करते हैं, फिर उनको पॉपुलेशन में रिलीज़ कर देते हैं और समटाइम्स तक इसको करते रहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इनिशियली आपने रिलीज़ किया पॉपुलेशन में तो हम उसको n से डोनेट कर रहे हैं, और अगर बाद में आपने मार्क करके रिकैप्चर करके दोबारा मार्क किया उसके बाद आप रिलीज़ कर रहे हैं तो हम उसे n से डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है n/m = n/m। ठीक है, तो n का वैल्यू निकालेंगे पॉपुलेशन साइज़ की, m/m हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला भी होता है आपका, जो भी आपकी न्यूमेरिकल में फिट बैठ रहा हो उस न्यूमेरिकल में लगा के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लिंकन इंडेक्स और पीटरसन इंडेक्स ऑफ रिलेटिव पॉपुलेशन साइज। अब देख लेते हैं इंडिविजुअल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉपुलेशन की वो कैसे होती है। यहाँ पे देखिए रैंडम है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन किस तरह से रैंडमली कहीं भी पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म में ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म पॉपुलेशन तो नहीं मिलेगी, नियरली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ज़रूर मिल सकती है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन होता है क्योंकि स्पीशीज़ जो आपस में इक्वली लोकेटेड है, इक्वली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगी तो वो आपस में एक दूसरे के लिए नेगेटिव इंट्रैक्शन का काम करेंगी, एक दूसरे के लिए हार्मफुल ही होंगे ज़्यादातर। फिर तीसरी है क्लम्प्ड या पॉजिटिव इंट्रैक्शन या पॉपुलेशन, ये सबसे सटीक होती है क्योंकि कभी भी कोई भी पॉपुलेशन इस तरह से यूनिफॉर्म भी नहीं होती, रैंडमली भी नहीं होती, ज़्यादातर क्लम्प्ड फॉर्म में दिखती हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपस में क्लम्प्ड फॉर्म में दिखने को मिलेंगे। जैसे कि गोट की स्पीशीज़ है तो कई सारी गोट्स एक साथ आपको एक जगह पे दिखेंगी, दूसरी जगह पे आपको दूसरी स्पीशीज़ दिखेंगी, तो क्लम्प्ड झुंड के फॉर्म में ये लोग रहते हैं पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियरली यूनिफॉर्म है, यहाँ पे रैंडम पॉपुलेशन कहीं भी कोई भी सिचुएटेड है, कहीं भी क्लम्प्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे देखिए एक तरफ से झुंड की तरह से पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही हैं। फिकंडिटी की अगर हम बात करें तो फिकंडिटी क्या होता है कि इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल नोशन दैट रिफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म्स पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। एक ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके कितने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, आइडियल कंडीशंस उनको सारी दी जा रही हैं कि वो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सके करे, हम पूरी मतलब आइडियल कंडीशंस दे रहे हैं, आप बस रिप्रोड्यूस करो। तो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितना वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। दिस लिमिट इज सेट बाय द जीनोटाइप, दैट इज रिप्रोडक्शन इज लिमिटेड बाय जेनेटिक पोटेंशियल, नॉट बाय द
इन्वायरमेंट। हम यहाँ पे ये मानते हैं कि इन्वायरमेंट का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस ऑर्गेनिज्म पे नहीं पड़ रहा है, मतलब कि इन्वायरमेंट उसको रोक नहीं रहा है। हम यहाँ पे इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़ीरो मान लेते हैं, वो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम अगर उसकी फिकंडिटी पर अगर कोई लिमिट कॉज हो भी रहा है तो वो उसकी जेनेटिक पोटेंशियल की वजह से हो रहा है, ना कि इन्वायरमेंट की वजह से। हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं फिकंडिटी एक एस्पेक्ट के तौर पे। फिर है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी। इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी क्या होता है? रिफर्स टू द लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर अ गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स कितनी हो रही है। अगर कोई गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन है कि इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में इतने लोगों की डेथ हो रही है, तो वो क्या हो गई? उसकी मॉर्टेलिटी हो गई रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी, उसकी रियल टाइम पे उसकी मॉर्टेलिटी हो गई। मिनिमम मॉर्टेलिटी कब होगी? ठीक है, मिनिमम मॉर्टेलिटी कब होगी? जब हम उनको बेस्ट कंडीशंस दें। ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक और पोटेंशियल मॉर्टेलिटी। इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियली कितना ज़्यादा डेथ हो रही है, या स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी क्या है? इवन अंडर द बेस्ट कंडीशन इंडिविजुअल्स वुड डाई ऑफ ओल्ड एज डिटर्मिन्ड बाय देयर फिजियोलॉजिकल लॉन्गिविटी विच इज़ ऑफन फॉर फार ग्रेटर दैन द एवरेज इकोलॉजिकल लॉन्गिविटी। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल हैं जिनको बेस्ट से बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भैया डेथ ना होने पाए, मिनिमम से मिनिमम मॉर्टेलिटी हो, किसी भी, मान लीजिए आप कोई स्टेट ले लीजिए, हम इतनी अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि डेथ हो ही ना, लेकिन मरेगा तो है इंसान ओल्ड एज की वजह से, उनकी एज तो जा ही रही है। तो क्या होता है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल लॉन्गेटिविटी का फैक्टर आ जाता है। एक एवरेज इकोलॉजिकल लॉन्गेटिविटी यहाँ पे फैक्टर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो हम पूरी आइडियल कंडीशंस दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे रोल किसका आ जाएगा? फिजियोलॉजिकल लॉन्गेविटी उनकी कितनी है, कितनी उनकी एज है। एक एज के बाद तो इंसान की डेथ हो गई, तो वो जो इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है उस कंडीशंस में, बेस्ट कंडीशंस में, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनिमम मॉर्टेलिटी कहते हैं। So this is all for today. In the next video I'll discuss about life tables. So stay tuned. Thank you so much.